अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को। आई होप कि सब खैरियत से होंगे, अपनों के साथ मज़े में होंगे, नेगेटिविटी से दूर होंगे, टॉक्सिसिटी से दूर होंगे और खुशबाश होंगे। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ What थिंग्स एंड टुडे where we uncover hidden truths from history. Today's episode basically dives into one of the most unsettling, underrated, and secretive scientific programs of the Cold War era. वर्ल्ड वॉर टू के बाद आफ्टर मैथ्स क्या रहे, क्या क्या चीज़ें उस दौरान होती रहीं, उसके बाद हुई, और जो मेन सबसे ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अब आज का है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने फर्दर पॉडकास्ट में, वो होने वाला है अबाउट प्रोजेक्ट सनशाइन। जैसे कि मैंने लास्ट अपने लॉग में इस चीज़ को मेंशन किया था ऑलरेडी, आप सब लोगों को पता है कि आज हम जो बात करेंगे वो प्रोजेक्ट सनशाइन के बारे में बात करेंगे, डीबंक करेंगे मिथ्स को, फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस करेंगे एंड अनयूजुअल वे में करेंगे। पूरी तरीके से इसका आज पोस्टमार्टम हमने करना है। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट सनशाइन? बेसिकली प्रोजेक्ट सनशाइन, it's a story of radiation, secrecy, and a haunting legacy that is still echoes today. फर्दर इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हम सबसे पहले बैकग्राउंड इसका डिस्कस करेंगे, ओरिजिन इसका डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर एज कहाँ से बिगिन हुई वो डिस्कस करेंगे, द पर्पज़ ऑफ प्रोजेक्ट सनशाइन हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं शॉकिंग मेथड्स, किस किस तरीके से इसको आगे कंटिन्यू किया गया, क्या इसके अंदर की प्रोसेसिंग क्या थी, डेवलपमेंट एज क्या थी, वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एटॉमिक कमेटी, हम ये ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज़ मेरी तरह के जो सुनने वाले हैं या फिर जो नए देखने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को फ़र्स्ट टाइम ये पता चलेगा आज जो कुछ भी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज़ मुझे भी अब से कुछ टाइम पहले तक इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी, और ये नॉलेज मुझे अभी मिली है कुछ टाइम पहले, और मैंने इसके बारे में पूरी तरीके से रिसर्च किया और मुझे बहुत फ़न फैक्ट्स पता चले। मुझे ये पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंडर कवर, अंडर द कारपेट चल रही होती हैं एंड वी डोंट नो एज अ ऑडियंस, बट आज हम सब पे बात करने वाले हैं। इसी तरीके से फिर हम आगे बात करने वाले हैं इसकी, जब ये मिशन जो इतना सीक्रेटिवली चल रहा था, जब इसकी पब्लिक रेवलेशन हुई है, जो आउटरीच हुआ है पब्लिक का, वो क्या रिस्पॉन्स था, वो कब हुआ, कैसे हुआ। फिर ये जो एक एथिकल लेगेसी चलती आ रही थी, इसको हम थोड़ा सा डीबंक करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हमने साइंटिफिकली जो है व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस द होल प्रोजेक्ट सनशाइन। उसके अलावा हम कंक्लूजन के ऊपर बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं नरेशन के बारे में। बिकॉज़ मोस्टली जगहों पे जब इतना सुपर सुपरेटिव, मैं इसको बोलूँगी सुपरेटिव मिशन इतना सीक्रेसी के साथ चल रहा हो, एंड देन अचानक से जो है, बिकॉज़ जो मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, ये करीबन 8-9 साल तक बहुत ही सीक्रेटिवली चलता रहा। ये जब पब्लिक रेवलेशन हुई है, ये हुई है कोई 8 साल के टाइम स्पेन में, और जब ये हुई है तो उसका जो आउटरेज आया था, जो आउटबर्स्ट आया था पब्लिक की तरफ से, वो बड़ा शॉकिंग था। एंड देन फिर उसके बाद जो एक नैरेटिव सेट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत ही डिफरेंट और शॉकिंग था। फिर उसके अलावा जब इतने बड़े पैमाने पे कुछ मिशंस चल रहे होते हैं अंडर द कारपेट, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी पावर्स इन्वॉल्व होती हैं। उसमें आपकी स्टेट इन्वॉल्व होती है, उसमें आपकी आर्मी, आपकी जिस किस्म की भी आर्म फोर्सेस है, नेवल है, एयर फोर्सेस हैं, ग्राउंड आर्मीज़ है, वो सब इन्वॉल्व होती हैं। एंड देन जब अचानक से फिर ये चीज़ खुलती है तो जाहिर सी बात है
आपके कंट्रोल में नहीं होता फिर आप उसको कंट्रोल करना। तो हम सब उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आज की कॉन्वर्जेसन बहुत ही डिफरेंट और डार्क होने वाली है। तो मैं सबको बोलूँगी कि ये वाला जो व्लॉग है ये ज़रूर सुनना है। अगर आपको चाहिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ हो, इस बारे में आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो, आपको पता चले कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट सनशाइन, ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और इसका क्या कंक्लूजन निकला, क्या सीखा एज अ नेशन, या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग हमने इससे क्या लर्न किया, हम इस सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी सोर्सेस को डिस्कस करना, बिकॉज़ जब मैं बात करूँगी अब से कुछ महीने पहले, मैं अपनी फ्रेंड का नाम मेंशन करूँगी, क्रिस्टीना। बेसिकली शी इज़ इन लॉ फर्म एंड शी इज़ अटर्नी। तो जब उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, बहुत ही बेसिक हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, एंड देन जब हम बात कर रहे थे तब प्रोजेक्ट सनशाइन का जिक्र बार बार मेंशन किया जा रहा था। देन हमारी बड़ी कोई डेंस टाइप की गुफ्तगू हुई उसके बारे में, बट देन फिर उसने जो मुझे कुछ आर्टिकल्स, कुछ बुक्स और कुछ जो कह लेते हैं डी क्लासिफाइड रिपोर्ट्स होती हैं उनके रेफरेंसेस दिए, लिंक्स भेजे। तब मैंने खुद अपने तौर पे इसको रिसर्च किया एंड देन फिर मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। तो सबसे पहले मैं सोर्सेज इसकी थोड़ा सा मेंशन करना चलूँ कि जो बीबीसी की मीडिया रिपोर्ट्स थी, दी गार्जियन एंड दी न्यूयॉर्क टाइम्स के मैंने आर्टिकल्स पढ़े जो 90s के थे, जो मेरी फ्रेंड ने मुझे सेंड किए, थैंक यू फॉर दैट। उसके अलावा इसके बारे में बहुत ही ब्रीफ बुक्स अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, किंडल पे, पैरामाउंट की पब्लिशिंग भी है, इसमें बुक्स हैं। प्लूटोपिया है बाय केट ब्राउन, बहुत ही फेमस राइटर हैं जो इसी तरीके की बहुत ज़्यादा अंडर कवर या अंडररेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के बारे में लिख रही होती हैं। इसी तरीके की एक दूसरी बुक है जो कि थोड़ा सा नॉवलिश उन्होंने टाइप में लिखा था, द गर्ल्स ऑफ एटॉमिक सिटी बाय डेनिस केयरनन। ये इनकी जो बुक है, मैंने बेसिकली पहली बुक प्लूटोपिया बहुत डिटेल में पढ़ी है, दूसरी बुक का मैंने सिर्फ समरी पढ़ी है, तो उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट ये नॉवल बेस्ड स्टोरी है, बट इसमें हर उस बारे में बात की गई है दी गर्ल्स ऑफ एटॉमिक सिटी में, जो उस टाइम पे प्रोजेक्ट सनशाइन में हो रहा था। और जो करेक्टर्स के नेम थोड़े बहुत इधर उधर किए गए हैं, बट सीक्वेंसेस एवरीथिंग वाज रियल। Plutopia by Kate Brown was very intense for me because जब हम एक ऐसी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल और एक अलग ही स्वैग में चल रही होती है, और अचानक से आपको थोड़ा सा रियलिटी के बारे में जब आप जानना शुरू करते हैं, पता करना शुरू करते हैं, तो आपको कहते हैं ना कि रियलिटी हिट्स यू हार्ड। तो वो वाला सीन मेरे साथ हुआ था। बहुत सारे दिन मुझे इस चीज़ को प्रोसेस करने में लगे कि यार ऐसा भी दुनिया में हो रहा था, या जब आप सोचते हैं ना कि दुनिया में इससे ज़्यादा तो कोई गलत काम नहीं हो सकता, तभी आपको एक नया और काम जो है वो नज़र आना शुरू होता है कि यार वो जो काम हो रहा था वो शायद इतना इंटेंस नहीं था जितना कि ये अब जो मैंने देखा या सुना या पढ़ा या समझा, ये ज़्यादा इंटेंस है। तो अब हम बात करते हैं अपने रियल टॉपिक के बारे में। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। तो जनाब, अब हम पहले अपने सबसे पहले स्टेप पे आते हैं, इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब दुनिया जो है वो एक तरह से तबाह अपने तौर पे हो चुकी थी, मुकम्मल तौर पे नहीं, बट मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद संभलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ज़्यादा जानी माली और हर तरीके के नुकसान के बाद, जब दुनिया ने पहली दफ़ा एटॉमिक एज में कदम रखा, व्हेन द वर्ल्ड एंटर्ड द एटॉमिक एज, उसके बाद जो है बॉम्बिंग, उसके बाद तो हम बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में जब बॉम्बिंग स्टार्ट हुई। हिरोशिमा एंड नागासाकी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डेवास्टेटिंग पावर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड नेशंस, स्पेशली हर दफ़ा की तरह जो ख़राबी की जड़ दी यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन वर रेसिंग टू डेवलप एंड टेस्ट इवन मोर पावरफुल बॉम्ब्स। अनफॉर्चुनेटली उस वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही के बाद भी इन लोगों को कोई शर्म और कोई उसका नाम नहीं था हया का,
और ये और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब्स के ऊपर काम कर रहे थे जो कि मोर एंड मोर पावरफुल हो। हमेशा की तरह जो ग्रीड है यूएस की, तबाही की, कंट्रोल करने की, नेशंस को कंट्रोल करने की, मुल्क के मुल्क तबाह कर दिया यूएस की ग्रीड ने। बट उस टाइम से ये थोड़ा सा इनकी नेचर ज़्यादा रिवील भी हुई थी दुनिया को कि बेसिकली ये किस किस्म का माइंडसेट रखते हैं। तो जब इनके ये सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे और वर्ल्ड वॉर 2 जो है एक तरह से ओवर हो चुकी थी और लोग उससे रिकवर कर रहे थे, नेशंस रिकवर कर रही थी, तब सवाल ये उठता है कि जब आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं बट विद द न्यू वेपनरी केम, नए सवाल भी आते हैं, व्हाट इफेक्ट वुड न्यूक्लियर फॉल आउट हैव ऑन पीपल? क्या असर पड़ेगा न्यूक्लियर फॉल आउट का लोगों पे, या क्या असर पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 में? जैसे अल्लाह आपका भला करे, हिरोशिमा नागासाकी वाला जो एक मेन हमारा रहती दुनिया तक याद करने वाला वो पहला वो था कि जिसकी वजह से अब तक लोग सही से जो नस्लें हैं वो रिकवर नहीं कर पाई उस चीज़ से, स्पेशली ओवर द लॉन्ग टर्म। ये सवाल सबसे अच्छा है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही तब हुआ था कि जब सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी जो है लैब्स में स्टार्ट हो चुके थे और जो यूज़ कर ली गई थी एटॉमिक पावर, उससे ज़्यादा मोर पावरफुल क्या हो सकता है। जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो उसके साथ साथ जो है वो जैसे कोई भी नया वायरस आता है तो उसकी एंटी वैक्सीन के ऊपर काम शुरू हो जाता है, एंटीवायरस के ऊपर। इसी तरीके से बेसिकली जब ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे तो उसी तरीके से साथ साथ इसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो गया था एज प्रोजेक्ट सनशाइन के तौर पे कि अब जो भी वेपन्स यूज़ होंगे या जो ऑलरेडी पास में यूज़ हुए एटॉमिक वेपन, उसके इफ़ेक्ट्स लोगों के ऊपर, न्यूक्लियर फॉलआउट्स लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स उसके रहे, या अगर लॉन्गर रन में ये फिर दोबारा होता है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1953 में। दी गार्जियन और बीबीसी के अकॉर्डिंग ये 1953 में हुआ था, बट जो बुक है प्लूटोपिया या फिर जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, बाज़ लोग मेंशन करते हैं 1955, बट आई थिंक इट डजेंट मैटर 2 साल पहले हुआ या 2 साल बाद हुआ। बट ये यूएस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एंड ये टॉप सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम था कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन। हम इसके बारे में सबसे एंड में बात करेंगे कि व्हाट इज़ एटॉमिक कमीशन, ये क्या करती है और क्या ये यूएस बेस्ड है या फिर ये तमाम मुल्कों के पास एटॉमिक कमीशन होती है। डेफिनेटली जितने भी न्यूक्लियर पावर हैं उन सबके पास एटॉमिक कमीशन होती है और इसका काम क्या है ये हम सबसे एंड में डिस्कस करने वाले हैं। इसका गोल क्या था? बेसिकली टू स्टडी द फैक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव फॉल आउट, जो कि मैं ऑलरेडी आई मैंशन इट अर्लियर कि इस कमीशन का या फिर इस पूरे प्रोजेक्ट का काम ये था कि स्टडी करें रेडियो एक्टिव फॉल आउट्स या न्यूक फॉल आउट्स को, कि लोगों का उन पर असर क्या हो रहा है। पर्टिकुलरली एक कॉम्पोनेंट की हम बात यहाँ पे करेंगे और ये मेरे लिए भी नया था, आई डिडंट हर्ड इट बिफोर। मैंने ये जब बात हो रही थी और जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की तो उसी के बारे में मुझे उस वक्त फर्स्ट टाइम पता चला था, और वो थी स्ट्रोंटियम-90। एंड बेसिकली ये यूज़ होती है, ये बायो प्रोडक्ट है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की। जब भी आप न्यूक्स बनते हुए या सुनते हुए देखते हैं, ये इट्स अ मस्ट प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्स। स्ट्रोंटियम-19 जो है वो केमिकली सिमिलर है कैल्शियम से, और इसका मतलब ये है कि जब ये इन्वायरमेंट में कनेक्ट होती है या ये इन्वायरमेंट एयरबॉर्न होता है तो फिर ये एब्जॉर्ब हो सकती है बोन्स में, स्पेशली जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, और जिसका जीता जागता इफ़ेक्ट हमने देखा था जापान में हिरोशिमा और नागासाकी जब वो हुआ था। तो बच्चे किस तरीके से डिसफॉर्म पैदा हो रहे थे, बच्चे किस तरीके से स्पेशल नीड्स के साथ ज़्यादा पैदा हो रहे थे, एबिलिटीज़ उनकी गायब थी। पता नहीं क्या क्या बीमारियां जो है वो उस आने वाले कई कई सदियों तक जो है लोगों ने देखी हैं, एक्सपीरियंस की। तो ये सारी बाय प्रोडक्ट था आपका, अल्लाह भला करे, एटॉमिक फॉल आउट का। और गवर्नमेंट वांटेड टू नो एट दैट टाइम के हाउ मच रेडियो एक्टिव मटेरियल वाज बीइंग अब्जॉर्ब्ड।
कितना ज़्यादा जो लोग अफेक्टिव हुए थे उन्होंने कितना ज़्यादा जो है वो फॉल आउट प्रोडक्ट जो है वो अब्जॉर्ब किया था और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या आए। स्पेशली ये जो सारी रिसर्च है, ये सारी रिसर्च कंडक्ट की गई है बच्चों के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली। एंड इट्स अ बिग शेम कि ये सब कुछ सीक्रेटिवली होता रहा और ये सब कुछ बच्चों के ऊपर कंडक्ट हुआ। इसमें कोई भी अडल्ट शामिल नहीं थे इस रिसर्च में, अनफॉर्चुनेटली। तो जब ये मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रही थी स्ट्रॉन्टियम 90 के बारे में, तो मुझे एक तो फर्स्ट टाइम हम जब उस टाइम जब स्टडीज़ अपनी कर रहे थे तब तो कभी ना कभी सुना ही होगा इसका नाम। बट एक्चुअली इतना ज़्यादा डेप्थ में जब थोड़ा सा ज़्यादा इसको रिसर्च कर रहे होते तब आपको पता चलता है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एंड मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये समझना कि ये कोई ऐसा केमिकल है जिसमें जो इट्स सिमिलर टू कैल्शियम और जो बोन्स में आपके अब्सॉर्ब हो जाता है। डेफिनेटली इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो इतने पॉजिटिव तो हो नहीं सकते। एंड सबसे मज़े की बात, जो जो शॉकिंग मेथड्स इसमें यूज़ हुए हैं इस रिसर्च में या इस पूरे प्रोजेक्ट में, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं। जो दिस इज़ वेयर द स्टोरी टेक्स अ डिस्टर्बिंग टर्न। टू मेजर स्ट्रॉन्टियम 90 लेवल्स इन ह्यूमन टिश्यूज स्पेशली जो साइंटिस्ट को नीड थी वो एक्चुअल ह्यूमन बोन्स एंड ऑर्गन्स की थी। अब हम बात करेंगे रियल हॉरर की। जो मेथड की मैं बात कर रही थी कि जब जो मेथड इसमें यूज़ हुए हैं वो जाहिर सी बात है, जब सीक्रेटिव मिशन है, हम बहुत सारी मूवीज़ में भी देखते हैं, बहुत सारी सीरीज़ इसके ऊपर बहुत बनी है, नॉट टू द सिमिलर टॉपिक, टू द सेम टॉपिक बट टू द सिमिलर टॉपिक्स एज वेल। पास में भी बनी हैं, प्रेजेंट में भी बनी हैं। बहुत सारे फेमस एक्टर्स ने उन मूवीज़ में काम भी किया है कि जब आप की बॉडी इन कांटेक्ट होती है इन सारी चीज़ों से, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। एंड देन फिर अगर इस तरह का कोई सीक्रेटिव मिशन चल रहा हो तो वो जाहिर सी बात है अंडर द रबल ही चलता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आता। और फिर उसमें जो भी तरीक़ाकार यूज़ होते हैं, जो भी मेथड्स यूज़ होते हैं, वो इतने ह्यूमन नहीं होते हैं। वो डेफिनेटली वो इनह्यूमन ही होते हैं। साइंटिस्ट को ये मेजर करने के लिए कि स्ट्रॉन्टियम 90 के किस हद तक जो है वो ह्यूमन बोन्स अब्जॉर्प्शन कर चुकी हैं या करती हैं, जिसकी वजह से जो भी आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको वो कैसे मेजर करते, तो उनको एक्चुअल ह्यूमन बोन्स और ऑर्गन्स चाहिए थे, जो कि पर्टिकुलरली उन्होंने जो इन्फेंट्स, जो न्यू बॉर्न थे या फिर जो बेबीज़ थे, जो यंग चिल्ड्रन थे, एंड स्पेशली ऐसी बहुत सारी उस वक्त जो टू बी मदर्स थी जो कि नहीं डिलीवर कर पाई बच्चे, उनकी बच्चों की डेड बॉडीज़ या बच्चों की बॉडीज़ से, एंड देन फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके टिश्यूज सैम्पल्स लिए गए ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसीज एंड फ्रॉम देयर वोम। तो ये एक बहुत ही पैथेटिक और बहुत ही डिस्गस्टिंग मुझे चीज़ लगी जब मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी। बिकॉज बच्चे या जो इन्फेंट्स होते हैं या जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, their bodies were more vulnerable to radiation, right? तो उसमें जो रिएक्शन उनको रिकॉर्ड करना था वो उनको बेसिकली इसी एज ग्रुप से चाहिए था। मज़े की बात यह है कि टू ऑब्टेन these samples, the US and allied governments quietly collected human remains from around the world, often definitely without consent. Consent के साथ तो ये possibility नहीं थी। Bodies were taken from hospitals and morgues and graveyards in countries including, especially अब हम बात करने वाले हैं the true evil की here, the United States, the United Kingdom, Australia and Canada, अराउंड द ग्लोब। हमने इधर जो मोग्स, जो हॉस्पिटल्स एंड जो ग्रेवयार्ड्स थे या जो मटर्निटी क्लिनिक्स थे, जो मटर्निटी सेंटर्स थे, जो सब चीज़ें डील करते थे विद इन्फेंट्स एंड विद न्यूबॉर्न बेबीज़, वहाँ से सारे सैम्पल्स कलेक्ट हुए और विदाउट एनी कॉन्सेंट के। लोगों को पता ही नहीं चल पाया 8-10 साल तक तो कि बेसिकली पीछे हो क्या रहा था और क्यों हो रहा था। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और जब हम प्रोजेक्ट सनशाइन की बात करते हैं तो जहाँ पे हमारे लिए साल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस साल से शुरू हुआ और किस साल पे ये रेवलेशन हुआ, आउट रिवील हुआ, उस
उसके फ़ौरन बाद हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात करना कि इसके मेन की पर्सन्स कौन थे। पहले हमने बात की कि भाई यूएस गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, फिर उसके अलावा हमने बात की कि स्टेट इन्वॉल्व था, फिर उसके अलावा हमने बात की कि जनाब आपकी जो फोर्सेस थी वो इन्वॉल्व थी, स्पेशली जो आपकी आर्मी थी वो इन्वॉल्व थी। जो सबसे मेन की साइंटिस्ट बिहाइंड प्रोजेक्ट सनशाइन वाज डॉक्टर विलार्ड लिबी। एंड डॉक्टर विलार्ड लिबी बहुत ही उस वक्त के डिमांडिंग एक फिगर थी, जो यूएस के इसी तरह के जितने भी सीक्रेटिव मिशंस होते थे उनको ये मतलब उनको लीड करते थे। एंड देन उनका उनकी एक कोट बहुत इस हर तरह के बुक्स, हर आर्टिकल और हर चैनल ने उस टाइम पे जो जो भी मोड ऑफ चैनल था जिसमें ये रिपोर्ट सारी शेयर हुई, उसमें उनका ये कोट ज़रूर जो है वो मेंशन किया गया है, जो कि मुझे 2-3 दफ़ा पढ़ने को मिला और बहुत सरप्राइजिंग था कि वी हैव गॉट टू गेट सम ह्यूमन सैम्पल्स एंड आई डोंट मीन होल बॉडीज, दैट्स नॉट व्हाट वी आर आफ्टर। वी नीड सैम्पल्स ऑफ बोन्स एंड स्पेशली द बोन्स ऑफ द यंग। उनका कहना ये था, मैं इसको इस तरह से बताऊंगी कि हमें जो चाहिए था ह्यूमन सैम्पल्स वो हमें मिले, और हम उसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरी पूरी होल बॉडीज़ को जो है क्या कहेंगे पोस्टमार्टम किया, या टिश्यूज़ जो है वो हम तक किस तरह से आए। दैट्स नॉट वी आर आफ्टर। हमें जो सैंपल्स चाहिए थे बोन्स के, एंड स्पेशली द बोन्स वो यंग के हमें चाहिए थे। और families were rarely informed. That is the saddest part of this whole project, कि किसी भी कंसेंटेड पर्सन को नहीं बताया गया था, किसी से भी कंसेंट नहीं लिया गया था, किसी की इजाज़त दरकार नहीं थी, हमेशा की तरह अनइनवाइटेड और हमेशा की तरह जो है वो हर मसले में टांग अड़ाने वाले यूएस की एक ये यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनकी ये ट्रू पर्सनालिटी रिवील होती है कि जो ये सब कुछ चल रहा था ये छुप छुप के चल रहा था, एंड किसी से को ना पता था और ना किसी की इजाज़त ली गई थी बेसिकली। उसके अलावा इन मैनी केसेस चिल्ड्रंस बॉडीज वर डिसमेंबर्ड विद पार्ट्स सेंट टू लैबोरेटरीज विदाउट पेरेंटल नॉलेज और परमिशन। या दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट कि मैं अगर इमेजिन करना चाहूँ कि ऑलरेडी एक जो फैमिली ग्रीविंग है वो ग्रीव करी अपने नए बच्चे को, या किसी हादसे में शिकार होने वाले बच्चे को, या किसी भी रीज़न की वजह से एक डेड डिसीज़ अपने बच्चे को एक फैमिली मॉर्न कर रही है, और उसके ऊपर से उनके ऊपर ये बॉम्ब फेंकना कि उनके बच्चे को कब्र से गायब कर लिया गया है, उसके पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को डिसमेंबर्ड किया गया है, उसके ऑर्गन्स ऑलरेडी जो है वो रैट लैब में जा चुके हैं फॉर सम एक्सपेरिमेंट। तो ये यू ऑल कैन इमेजिन द पेन, स्पेशली इस सब में जो बहुत एक्टिव एक ऑलरेडी मैं बता चुकी एटॉमिक कमीशन, बट जो यूएस में जो गवर्नमेंट के साथ उस वक्त काम कर रही थी वो थी AEC। इट इज़ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो कि ये सारी रिसर्च कंडक्ट करी थी और जिसको डॉक्टर विलार्ड लिबी जो है वो लीड कर रहे थे। बेसिकली these kind of actions were euphemistically called body snatching. Definitely जब आप बताए बगैर इस तरीके से अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड आप इन्फेंट्स के सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे हैं, बॉडीज़ डिसमेंबर्ड कर रहे हैं, तो उसको आप विलिंगली या फिर एज अ गुड विल जेस्चर तो देखेंगे नहीं। इट्स कॉल्ड एज स्नैचिंग, एंड इन सच काइंड ऑफ ऑपरेशंस द टेक्निक और द वर्क एथिक्स कॉल्ड बॉडी स्नैचिंग। और मज़े की बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है वॉजन जस्ट इन द यूएस, इट इन्वॉल्व इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जब हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, यूनाइटेड किंगडम की, तो जाहिर सी बात है वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की स्टेट्स और वहाँ की कमीशंस को, कमेटीज़ को इन्वॉल्व किए बगैर ये ऑपरेशन इस तरह सक्सेसफुल हो नहीं सकता था। दो it involved international cooperation, sometimes without clear permission from local authorities or sometimes with their permission। ये बड़े मज़े की बात है। अब हम बात करेंगे रेवलेशन की, कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था छुप छुप के, ये पब्लिक आई में कब आया,
ये कैसे रिवील हुआ, रेवलेशन हुई है, ये प्रोजेक्ट रिमेन सीक्रेट था मिड 1950s तक। इसी तरीके से दो तीन इसमें जो है वो डिफरेंट आपको पर्सपेक्टिव देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1950s में स्टार्ट हुआ था, कुछ लोग कहते हैं 1953 में स्टार्ट हुआ था, बट इसकी जो एग्जैक्ट अगर हम बात करें एयर ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता। लेकिन रेवलेशन इसकी 1958 में ही हुई है। अब ये या तो 5 साल ये अंडर कवर चलता रहा या ये 8 साल चलता रहा। बिकॉज अगर हम अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अगर हम माने, अगर ये 1950 में स्टार्ट हुआ था तो देन रेवलेशन हुई है इसकी, पब्लिक आउटरीच हुआ है 1958 में। अगर ये 1953 में प्रोजेक्शन इसकी स्टार्ट हुई थी, बट इसकी पब्लिक रेवलेशन, एयर ऑफ रेवलेशन दस है सेम, लेकिन प्रोजेक्शन के जो एयर्स मेंशन्ड हैं वो डिफरेंट हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं 1950 में स्टार्ट हुआ था, बाज़ लोग कह रहे हैं ये 53 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन रेवलेशन स्टेज इसकी जो है वो एग्जैक्ट है 1958। और बहुत ही मज़े का इसका एक जो फैक्ट है, मैं पढ़ रही थी कि जब ये प्रोजेक्ट सीक्रेटिवली चल रहा था तो इन 1955 एक यूएन मीटिंग कंडक्ट हुई थी जिसमें साइंटिस्ट और आपकी गवर्नमेंट एंड सब ने पार्टिसिपेट किया था। एंड 1955 में जो है साइंटिस्ट ओपनली एडमिटेड दैट दे नीडेड मोर यंग ह्यूमन सैम्पल्स, and this caused a little bit of stir and scandal when people realized they were talking about babies remains. Exactly. जब ये इतना ओपनली इसके ऊपर बात करना स्टार्ट हुए थे आफ्टर यूएन मीटिंग 1955, तब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन हुई कि भाई ये चल क्या रहा था और ये सीन कब से ऑन था। तो जाहिर सी बात है पब्लिक आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ उस टाइम पे, और जो आउटरेज आया था वो बहुत एक्सट्रीम था। और उसके बाद अंडर द मिशन ही किसी ने जो है वो जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी या जो इंटेल थी, ये डी क्लासिफिकेशन हुई एंड इट कंफर्म द एक्सटेंट कि ये चल क्या रहा था। फिर लेटर ऑन और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई एंड देन दूसरे कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हुए। फिर इसमें फिर पता चला कि भाई यूएस हमेशा की तरह जो है वो अपने काम से काम नहीं रख सकता, उसको हर किसी की उसमें टांग अड़ानी है और हर जो है नाक को पोक करना है। अब बात करते हैं लेगेसी की। यू नो अब इसका करंट स्टेटस क्या है। अगर हम लेगेसी की बात करें, प्रोजेक्ट सनशाइन इज़ नाउ cited as an example of unethical medical and scientific research, and especially alongside things like Tuskegee Seifels experiments and MOOC Ultra, I think इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इट्स पार्ट ऑफ द रीज़न वी नाउ हैव स्ट्रिक्टर रूल्स अराउंड इन्फॉर्म बायोएथिक्स एंड ओवरसाइट ऑफ गवर्नमेंट साइंसेस। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब ये इतना सब कुछ ड्रामेबाजी हो गई थी तो उसके बाद से जो है वो रूल्स थोड़े से और स्ट्रिक्टर बनना स्टार्ट हुए, और फिर इस तरह के तमाम अनएथिकल एंड बायोएथिकल और विदाउट एनी इन्फॉर्म्ड कंसेंट और ओवरसाइट ऑफ गवर्नमेंट साइंस प्रोग्राम्स जो है वो अब बिल्कुल अलग रखे जाएंगे। और उसके जब रूल और कमेटी चेंज हुई और रूल्स बने और डिफरेंट चीज़ें चेंज हुई तो उसके आउटकम भी फिर डिफरेंट आया। एंड इस तरह के यकीनन और अंडर रबल मिशंस चल रहे होंगे स्टिल, बट जो इसका जो आउटरीच था, जो पब्लिक आउटबर्स्ट था, वो बहुत डिफरेंट था। मज़े की बात यह है कि इट ऑल्सो फेड पब्लिक मिसट्रस्ट इन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स एंड गवर्नमेंट सीक्रेसी, क्योंकि हम हमेशा उस चीज़ को मिसजज करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं या उसको गलत समझते हैं जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता। और जब पब्लिक का ट्रस्ट गवर्नमेंट पे या इस तरह के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स होते हैं या गवर्नमेंट सीक्रेसी जो चल रही होती है, जब उस पर आप पब्लिक मिसट्रस्ट शो करती है तो देन फिर ये बहुत ज़्यादा जो है वो ओपन आउट लाउड है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आपको जो है वो काली दाल काली ही नज़र आती है फिर। और उस वक्त जो मैं बात कर रही थी कि जब यूएन मीटिंग में डॉक्टर लिबी ने
ये कोट उनका बहुत मशहूर हुआ। वहाँ पे 1953 में एक और लेटर सामने आया, लेटर फ्रॉम AEC। रॉबर्ट डडली जो है ल्यूटेनेंट रॉबर्ट डडली ने डॉक्टर लिबी को लिखा था। बिल्कुल। डडली आउटलाइन प्लान्स टू सोलिसिट इन्फेंट्स बोन सैम्पल्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस leveraging contacts, example in India or Bangladesh or Nepal, without mentioning fallout explicitly. And that is some shit content के इंडिया में जो है ब्रिटिश राज के दौरान पहले वो सब कुछ खा लूट के चले गए, एंड देन उसके बाद जो है जब ये मिशन चला तो उसमें भी जो इनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दी गार्डियन 90s में जब ये सारी इंटेल्स डीक्लासिफाइड हुई हैं और ये सब कुछ आर्टिकल्स आए हैं, तब पता चला कि मोस्टली जो सर्वे कंडक्ट हुआ था वो उसके जो सैम्पल्स कलेक्ट किए गए थे, जो बॉडीज़ के टिश्यूज़ लिए गए या फिर जो ऑर्गन्स उनके रिमूव किए गए या जो डिसमेंबर्ड किए गए, वो किए गए थे मोस्टली इन इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल में। जब डॉक्टर लिबी का पब्लिक ट्रायल हुआ तो उनकी एक स्पीच बहुत ज़्यादा जो है वो सर्कुलेट हुई। वो 1955 में हुई थी और उनका जो एक स्टेटमेंट था वो बहुत ज़्यादा आउटशाइन किया उस स्टेटमेंट ने। उनका स्टेटमेंट था, ह्यूमन सैम्पल्स आर ऑफन ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस एंड पर्टिकुलरली इन द यंग एज ग्रुप। This comment, prefaced the collection of roughly 1500 samples, of which 500 were actually analyzed. So unfortunate. फिर इसी तरीके से जो है वो जब आउटरेज आया तो सिटीजन्स साइंस पैरेलल ने सर्वे किया और इस सर्वे का नाम दिया गया है बेबी टूथ सर्वे। ये तमाम बड़ी बड़ी जितनी भी साइंटिफिक लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पे जो साइंस कॉर्नर होता है, जो साइंस एंड फिक्शन का कॉर्नर होता है, वहाँ पे इजीली बेबी टूथ सर्वे के बारे में इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये कंडक्ट हुई थी 1958 में और ये 1970 तक इसको कंडक्ट किया गया। While unrelated to sunshine, similarly tracks SR90 in children's teeth as well. So हम वहाँ पे जो बात कर रहे थे बोन अब्जॉर्प्शन की, जो केमिकल कंपोनेंट SR90 था वो सिर्फ बोन्स अब्जॉर्ब नहीं किया, चिल्ड्रंस के टीथ में भी उसके कंपोनेंट्स मिले। This time with consent and contributed to policy changes, including the 1963 partial nuclear test ban treaty. ये बहुत मज़े की बात है और ये बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के कि ये जो बेबी टूथ सर्वे हुआ था 1958 से 1970 तक, ये पेरेंट्स के कंसेंट के साथ हुआ है और इसको जो है टाइटली अंडर स्क्रूटनी रखा गया 1963 पार्शल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के हवाले से। इस प्रोजेक्ट के जो की फिगर्स हैं बेसिकली वो डॉक्टर विलर्ड लिबी हैं, AEC के जो को कमिश्नर हैं, रॉबर्ट हैं, फिर उसके अलावा J. लॉरेंस हैं, कल्प हैं, जॉन बगलर हैं, बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे नाम हैं जो कि आपको मिलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली ये जो मिशन है इसमें अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू BBC और अकॉर्डिंग टू द गार्जियन और अकॉर्डिंग टू एनी अदर सोर्स, स्पेशली जो बुक है उसमें ये साफ मेंशन किया गया है कि जो फिगर्स दी गई हैं, जो रिसर्च कंडक्ट हुई, जो फिगर्स दी गई हैं वो एग्जैक्ट फिगर्स नहीं हैं। दैट इज़ सो अनफॉर्चुनेट एंड दैट इज़ सो डिस्गस्टिंग पार्ट ऑफ दिस मिशन के काउंट ही नहीं है उन बॉडीज़ का, उन बच्चों का जिनकी बॉडीज़ को डिसमेंबर किया गया या जिसके अकॉर्डिंग सारी ये रिसर्च चली। ये सिर्फ एक आइडिया है और हम फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम एक आइडियल उसके बारे में बात करेंगे, ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ होगा। वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स। जहाँ हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, तो इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें, इन ऑस्ट्रेलिया देयर वाज वाइड स्प्रेड आउटरीच व्हेन इट वाज रिवील्ड, वहाँ पर जब पता चला दैट ओवर 21,000 बोन्स फ्रॉम डिसीज इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन हैड बीन कलेक्टेड। 21,000 बोन्स, माय गुडनेस।
and tested between 1957 and 1978 without informing parents. You know, ये फिर ऑलरेडी मेंशन कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। एंड जब ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन एंड पब्लिक अपोलॉजीज आना शुरू हुई, द प्रोग्राम केम टू सिंबलाइज द डार्क लेंस, जो कि गवर्नमेंट वुड गो इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। डेफिनेटली हर चीज़ इनकी जो भी चल रही होती है वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे चल रही होती है। क्या चीज़ें इसमें लैक थी, एथिकल लेगेसी की अगर हम बात करें तो इस मिशन में क्या चीज़ें लैक थी? इसमें इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च लैक कर रहा था, इसमें गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी लैक कर रही थी हमेशा की तरह। ह्यूमन राइट्स उस वक्त कहाँ थे? आई रियली डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस, ये लैक कर रहा था। And most of the important thing that it is often cited in discussions about bioethics alongside other controversial programs like the I earlier mentioned that Tuskegee syphilis study and MQ Ultra. कहाँ पे थे सब? सो रहे थे भांग पी के, क्या कर रहे थे? आई रियली डोंट नो। लेकिन एक चीज़ इसकी अच्छी ये हुई कि जब ये इसकी रेवलेशन हुई है, पब्लिक आउटरीच बढ़ा है, एंड देन जब सब कुछ सामने आया है, तो जब ये कंफर्म हो गया कि स्ट्रॉन्टियम 19 न्यूक्लियर फॉल आउट जो था वो डिपोजिटेड, इट वाज द मास ह्यूज डिपोजिटेड ग्लोबली। तो फिर ये हुआ कि जब जो बात करी थी मैं, जब वो जो बेबी टूथ सर्वे हुआ है, तो वो जो पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बेन ट्रीटी हुई है 1963 की, विच प्रोबेटेड, उसने जो है वो तमाम एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी, विच प्रोबेटेड एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट। बट बात फिर वहीं आ जाती है कि ये भी जो है ऑन पेपर है, आई डोंट नो इसका जो है बैकड्रॉप क्या है, ये स्टिल जो है प्रोबेटेड है या नहीं है, या स्टिल कोई इस तरह का कोई मिशन चल रहा होगा। आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। बाद में हमेशा की तरह जब हाथ झाड़ के यूएस गवर्नमेंट जब बेनकाब होती है, तो हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि जी ये तो हम पब्लिक उसके लिए कर रहे थे, हम तो ये पब्लिक के भले के लिए काम कर रहे थे, हम ये देखना चाह रहे थे कि न्यूक फॉल आउट जो है वो आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर क्या असर करते हैं, नॉट जस्ट एट ग्राउंड ज़ीरो बट वर्ल्ड वाइड। जो भी अफेक्टिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हो रहा था और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसको उन्होंने अपने ही, मतलब वो कितने बड़े दिल के हैं, कितने लोगों का भला सोचने वाले हैं, उन्होंने उसको उसका नाम दे दिया। कॉन्क्लूजन क्या निकालते हैं हम इस सारे प्रोजेक्ट सनशाइन से? मुझे लगता है प्रोजेक्ट सनशाइन जो है ना, एज अ चिलिंग रिमाइंडर that in the pursuit of scientific knowledge and national security, ethics must never be ignored. The lessons from this program go far beyond radiation, because uh, they speak to how we value human dignity even in the shadows of war, especially times like those जब दुनिया इतने एक मुश्किल फेज से गुजरी। वर्ल्ड वॉर टू जो है वो कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है बात करना, और उसको सम अप करना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज इतनी एक डेंस टॉपिक है, इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक है टू टॉक। मेरे लिए यहाँ पे रिसर्च करना, कुछ नंबर फैक्ट्स फिगर के साथ बात करना बहुत इजी होगा, बट जो ऑलरेडी उस वक्त जो हालात थे, जो टाइम गुजरा है, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, लोग अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहे। और हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की, अभी हम 2 से ही सही से रिकवर नहीं कर पाए, क्या हम बात कर रहे हैं कि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू वर्ल्ड वॉर 3 और अब ये होगा और अब वो होगा। बट हमने एज अ ह्यूमन सोचा ही नहीं कि अगर अल्लाह न करे, या जो है अगर हम जाते हैं, जो कि ऑलरेडी जाना तो है, ऑलरेडी रिटर्न है, ये होनी तो है ये चीज़, बट हम इसके हॉरर को, इवन मैं किसी और की नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई इवन कैन नॉट इमेजिन द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर, स्पेशली विद द किड्स, स्पेशली जब आप एक स्टेबलाइज्ड स्टेट में होते हैं, आप एक फैमिली पर्सन होते हैं, एंड देन अगर आप सोचें कि आज जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है, कल को ये नहीं रहेगी जस्ट बिकॉज ऑफ कोई एक पागल उठ के जो है वो दूसरे के ऊपर न्यूक गिरा देगा, या कोई एक गधा जो है वो
अपनी पावर शो करने के लिए फ्लेक्स करने के लिए जो है वो किसी को रातों रात न्यूक्लियर मार देगा। एंड देन 5-6 पागलों के बीच में मिलियन लोग जो है, बिलियंस, इवन मैं यहाँ पे बिलियंस की बात करूँगी, वो लोग अनवांटेडली कोई रीज़न के बगैर दुनिया से सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। वो आज हैं, वो कल नहीं होंगे बिकॉज इस पागलपन के। तो आई इवन डोंट वांट टू इमेजिन दिस थ्योरी। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब मैं इसके बारे में सब रिसर्च कर रही थी तो मुझे ये पता चला कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे पता लगी इस बारे में, और वो ये थी कि आप कितना ही कोई काम फुल प्रूफ, कोई भी आपका कितना ज़बरदस्त बड़ा ही कोई बॉम्बास्टिक जो है प्लान आप कितना ही सीक्रेटिवली कर लें, उसको कितना ही आप चला लें कि ये किसी को नहीं पता चलना, और बहुत तमाम आपकी दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट टीम आपने हायर की हुई है, साइंटिस्ट आपके साथ दिन रात लगे हुए हैं, बहुत चप्पे चप्पे से आप जा के अपने इस मिशन को कामयाब करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट सनशाइन। बेसिकली सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बट आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते छुपे हुए। आपके कोई भी बड़े से बड़ा सीक्रेटिव मिशन हो, वो कहीं ना कहीं ज़ाहिर होना ही होता है। कोई चीज़ हमेशा छुप जाने के लिए नहीं होती है। ये चीज़ मुझे ये लेसन था जो मैंने इससे लर्न किया। एंड मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मुझे इतना प्यार दिखा रहे हैं। मुझे आइडिया नहीं था, वरना मैं बहुत पहले यूट्यूब अपना स्टार्ट करती। जब से मैंने यूट्यूब अपना स्टार्ट किया है, मुझे इतना ज़्यादा प्रेज़ मिल रही है कि आई कैन नॉट इवन इमेजिन टू थैंक यू गाइस कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है जो भी मैं कर रही हूँ या जो भी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो कनेक्ट हो रहे हैं, जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने इंस्टा ओपन करती हूँ, मुझे डीएम्स आए हुए होते हैं, मुझे प्रेज़ मिल रही है, और आप लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं मेरे थॉट्स को, मेरे नाम को। ये चीज़ मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा जो है वो मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज़ को। हमेशा इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए, और अगर कोई और सजेशन है तो आई एम ओपन फॉर दैट एज़ वेल। कनेक्ट रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं अपने हर व्लॉग में आजकल दे रही हूँ, और वो ये है कि खुश रहिए, पॉजिटिव लोगों के करीब रहिए, टॉक्सिसिटी से दूर रहिए, अपनी वेलनेस का बहुत ख्याल रखिए, बात करिए, दिल खोलिए, दिल में मत रखिए कोई भी चीज़, और खुश रहना सीखिए, अपने साथ वालों को खुश रखना सीखिए। और इंशाल्लाह ताला अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हर महीने एक ना एक अंडररेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आज हमने प्रोजेक्ट सनशाइन को डीबंक किया, इस तरीके से नेक्स्ट मंथ हम किसी एक एपिसोड में हम किसी और प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।